So far we have discussed about units and how to find the dimensional formula in the first video, and that video required to understand these three topics. So in this video I am elaborating these three topics in such manner so that you can understand it very easy. Okay, so we have the topic dimensional analysis, and under this topic we have categorized it into three parts. So dimensional analysis में हम क्या सीखते हैं? पहली चीज तो ये कि डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब होता है जो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है हम उसी का यूज करके और उसको हम एनालाइज करेंगे उसके रिजल्ट्स को। तो जो कि तीन तरीके से होगा, पहला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेकंड वन इज डिडक्शन ऑफ इक्वेशन एंड द थर्ड वन इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट को लेके फ्लाई करना चाहते हैं, ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, तो इन तीनों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, तो हम पहले थोड़ा थोड़ा इनको एलाबोरेट कर दें एंड देन हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को लेके और अच्छे से उस पे एक एक क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी 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 फ्लुएंट मैनर। ओके, सो लेट्स सी। पहला टॉपिक मैंने दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो ये एक प्रिंसिपल है जो कि बेस्ड है किस पे? डायमेंशनल फॉर्मूला पे। तो एक बार मैं छोटा सा आपको रिवीजन देना चाहता हूँ कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो फॉर दिस आई एम कंसिडरिंग अ क्वेश्चन and do you know what is capital G? Universal gravitational constant, and you are required to find the dimensional formula. Okay, तो इस G का, कैपिटल G का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है। सो फॉर दिस पर्पज सबसे पहला काम आप क्या करते हो? सबसे पहला काम आप ये G कहाँ पे आया था उसका बेसिक फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला क्या लिखेंगे? लिखेंगे फोर्स इक्वल टू G और मासेस m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, परेशान नहीं होना, ये सिंपल फॉर्मूला है एंड उम्मीद करते हैं ये आप सबको आता है। यहाँ से क्या करते हैं, जी को निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं जी को। तो लेट्स सी हमें क्या मिलेगा। हमें मिलेगा जी इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 एंड मल्टीप्लाइड विद m2। ओके, अब यहाँ से मुझे क्या पता करना है? इस g का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है। फॉर दैट हम g को किस ब्रैकेट में रखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्वांटिटीज को रखता हूँ तो इसका मतलब हम किसके बारे में बात करने वाले बेटा? एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट देयर डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके गुड। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैसे निकालेंगे, तो इसलिए मैं फोर्स का डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पे। होता है जो कि होता है m l t - 2, ये होता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। लेंथ, रेडियस एक लेंथ है तो लेंथ का क्या बन जाता है? l स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है। और m1 m2 दो मासेस हैं, मासेस को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल M से। ओके, तो ये आ जाएगा कैपिटल M, बट दो बार लिखा है तो m स्क्वायर। आप इनको सबको क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पे m स्क्वायर है, यहाँ पे m है, तो पावर शिफ्ट करेंगे ऊपर तो आपको क्या मिल जाएगा? m-1। वेरी नाइस। l यहाँ पे दिख रहा है और l स्क्वायर यहाँ पे है तो आपको क्या मिल जाएगा? l क्यूब मिल जाएगा। और फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो टाइम t-2 है, लेकिन टाइम का और कोई है नहीं, ये आ जाएगा t-2। ठीक है, तो g का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? m-1 l3 एंड t-2। ठीक है, ये हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिलता है। तो मैंने आपको एक छोटा सा रिवीजन दिया है क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस डायमेंशनल फॉर्मूला के ही ऊपर होगा। ओके, तो आते हैं हम फिर से वापस अपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट two quantities can be added or subtracted if their dimensional formula is same. Quite simple. कहने का मतलब ये हुआ कि हम दो चीजों को तभी ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो बात तो अच्छी है कि हम मास को मास के साथ ऐड करना चाहेंगे और केजी को केजी के साथ में। ओके वेल, तो इसका मतलब ये निकला कि हमें क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं इस टॉपिक को उठा रहा हूँ और इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपको पता है कि अगर आप दो मासेस को ऐड कर रहे हैं kg प्लस kg, ठीक है, और आप क्वांटिटी देंगे 2 kg और 5 kg, क्या मिल जाएगा आपको? 7 kg। लेकिन अगर कोई कहे कि चलो हम 2 kg में 5 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, तो क्या जोड़ा जा सकता है? फिर ये यहाँ पे जो है रूल का वायलेशन कर देता है। तो इस वजह से जिनका
केजी और केजी ये यूनिट नहीं सेम हो रहा है, ये केजी और ये सेंटीमीटर यूनिट नहीं सेम हो रहा है, उन क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली यूनिट से नहीं देखेंगे, एडिशन हम यूनिट से नहीं देखेंगे, हम एडिशन किससे देखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला से देखेंगे। तो केजी मास से मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l। तो कहने का साफ मतलब ये हुआ कि हम m को l में ऐड नहीं कर सकते और ना ही हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका ऐसा, हमें इतना ढांसू तरीका ये मिल गया कि इससे हम इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जैसे फिजिक्स में थाउजेंड ऑफ इक्वेशन दी हुई है, तो हम किसी इक्वेशन को उठा के चेक कर सकते हैं कि क्या वो इक्वेशन सही है या नहीं। अच्छा, हमें चेक करने की जरूरत क्या पड़ेगी, मान लीजिए आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है और उस सिनेरियो के हिसाब से आपको एक इक्वेशन तैयार करना है। आपने एक इक्वेशन तैयार कर ली, अब आपको थोड़ा सा डाउट तो होगा ना कि आपका जो आंसर आया वो सही है या नहीं। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो बहुत बढ़िया काम करता है इस मामले में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा और इसको एलाबोरेट करते हैं। जैसे आपको पता है कि एक इक्वेशन है हमारे पास, कौन सी इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, ये इक्वेशन है। मैंने यहाँ पे क्या किया इस इक्वेशन में, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार चीजें हैं ये। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, मैंने u को किस में ऐड किया है, a इंटू टी में, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि u का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो u हमारा क्या है बेटा, बोले, बहुत अच्छा, स्पीड होता है। तो स्पीड में m0 और lt माइनस 1, ये आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिलता है। चलो हम एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं lt माइनस 2 m0 और टाइम का क्या आता है t। तो आप एक 2 वाले से जब इसको ऐड करेंगे -2 के साथ में, तो आपको क्या मिल जाएगा, lt माइनस 1। ये देखिए, तो आपको ये देखिए lt माइनस 1 m0 भी है, ठीक है। अब आप ये देखिए, दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है और तभी हमने इन दोनों को यहाँ पे ऐड अप किया है, ठीक। अब तीसरी चीज, जब आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो और आपको एक डायमेंशनल फॉर्मूला मिल रहा है एडिशन पे, तो जो यहाँ पे यूनिट आ रही है या यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही है, आई मीन टू से यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही है उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं कैसे। भाई ये तो स्पीड, फिर से वही स्पीड ही है ना, lt माइनस 1 m0, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में अच्छे से निकाल के सब कुछ दिखाया है, इस वजह से मैं कुछ यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो ये तरीका होता है पता करने का, ठीक। चलिए, वेल, इसके बाद हमने ये तो सीख लिया कि ये है, लेकिन ये काम कितना करेगा, हमारा होमोजेनिटी का प्रिंसिपल जो है कितना काम करेगा, कुछ तो लिमिटेशन होगी। तो चलो एक इक्वेशन और लेते हैं हम, इस बार हम लेते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन लेते हैं अगेन s इक्वल टू ut प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डायमेंशनली चेक करने वाले हैं। क्या करने वाला हूं मैं, डायमेंशनली चेक। आप भी मेरे साथ में करते रहें, आपको आ गया है तो ठीक है। तो चलिए हम डायमेंशनली चेक करते हैं इसको। s का जो यूनिट आता है वो होता है l। अब अगर इन सब क्वांटिटीज का भी हमें l ही मिल गया तो हम बोल देंगे कि हाँ भैया मेरा काम बन गया। तो चलो देखते हैं, u इंटू टी ये होता है lt माइनस 1, और आप अगर इसको t से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसका क्या मिल जाएगा, आपको l मिल जाएगा। वेरी नाइस। इसको भी देखते हैं, हाफ से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हाफ का कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। a का है, a का क्या है, lt माइनस 2, और t स्क्वायर का क्या है, t टू द पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से ये t स्क्वायर और ये सब कट जाएगा तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, l। तो बेटा देखिए आप, ये l है और ये दोनों l ऐड हो रहा है, ऐड होने के बाद l ही देगा, ठीक है। आम की टोकरी में आम रखोगे तो आम ही रहेगा। तो ये है l और l, तो आपको l भी मिल ही रहा है, तो ये इक्वेशन आपके लिए सही हो गई। चलो इस इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए ऊपर लिखूंगा मैं, ये l है, मेरे को पता है s जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ है, तो l। ut मैंने निकाला, वो भी l ही आता है, और at स्क्वायर भी मैंने निकाला तो मेरे को l ही मिला। तो यहाँ पे देखो खेल हो गया कि नहीं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो LHS का डायमेंशन फॉर्मूला है, लेफ्ट इधर से देखते हैं,
ये जो RHS का डायमेंशन फॉर्मूला है वो LHS के बराबर है, ठीक है, और उस केस में भी RHS का LHS के बराबर है। अब मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, जो नोट करने लायक है। अगर इक्वेशन, इसकी वीकनेस यानी कि इसकी लिमिटेशन, इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इक्वेशन करेक्ट ही हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर एक डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन है तो इट मस्ट बी रॉन्ग। मतलब ये हुआ, पॉइंट नोट कर लीजिए आप, मतलब ये हुआ कि अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट आ गया तब तो वो इक्वेशन खराब ही है, वो इक्वेशन किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट आया भी है तो भी जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन हमेशा सही ही हो। तो इसने हमारा एक काम तो किया कि गलत इक्वेशंस को बताने की इसने पावर रखी। तो हमने मान लीजिए कोई सिनेरियो से कोई प्रॉब्लम निकाला, अब प्रॉब्लम निकालने के बाद हमने कंपेयर किया तो मैं डायमेंशनली करेक्ट जो इक्वेशन में लास्ट में आया उसमें डायमेंशन मेरा करेक्ट था। अभी आप देखेंगे कैसे मैं करता हूँ इसको, तो फिर वो मैं मान लूंगा कि हाँ, मतलब एक चैन की सांस तो ले सकते हैं ना यार, कि मतलब वो सही होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है। तो वेल चलिए, ये था, दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम इसके बाद आते हैं, मूव करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे, जो कि है डिडक्शन ऑफ इक्वेशन, जो कि है डिडक्शन ऑफ इक्वेशन। अगर हमें पता हो, ठीक है, हमें पता हो कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे कैसे डिपेंडेंट है और उसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से, लेट मी टेल यू अ सिनेरियो, बड़ा मजेदार है, ध्यान से देखें, यू विल एंजॉय इट। मान लीजिए एक बॉल है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोर है, ये वाला फ्लोर, जमीन वाला, ठीक है, ये फ्लोर है। इस बॉल को आपने ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया, क्या क्या देखेंगे, ये जाके नीचे गिर जाएगा और क्या होगा, अच्छा टप्पा खाएगा, सॉरी, ठीक है, मैं इसको गिरा दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब टप्पा नहीं खिलवाऊंगा मैं इसको। तो यहाँ से बॉल जाएगा, नीचे गिर जाएगा, मैं मानूंगा कि बस मैंने इतनी ही देर तक इतना इसको टाइम दिया है, तुम जाओ यहाँ से छूटो और नीचे गिरो, बस इतना ही टाइम मैंने दिया है, टप्पा उप्पा खाने का मैंने इसको टाइम नहीं दिया है, ठीक है, मतलब दैट टाइम हैज बीन नॉट कंसीडर्ड। तो मान लेते हैं कि ये h हाइट से मैंने इसको ड्रॉप किया है और मुझे एक इक्वेशन डिड्यूस करना है। किसकी इक्वेशन डिड्यूस करना है? टाइम की इक्वेशन डिड्यूस करना है। तो अगर हम टाइम की इक्वेशन डिड्यूस करना चाहते हैं बाय दिस सिनेरियो, तो कैसे करेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि वो टाइम जो है वो हाइट पे डिपेंडेंट होगा। अगर देखो, सोच के देखो, अगर आप इस पेन को, ठीक है, यहाँ से गिराते हो और जब फिर आप और थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से गिराते हो, तो टाइम किसमें ज्यादा लगेगा? एक्जैक्टली ऊपर वाले में लगेगा। तो ये जो टाइम है वो इस हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास पहला आ गया कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट पे, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। ओके, चलो दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन है कि ये जो गिर रहा है नीचे, ये क्यों गिर रहा है? बिकॉज ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी इसको खींचेगी। तो यहाँ पे एक g नाम का एक्सीलरेशन मिलेगा, तो जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा g पे, ठीक है। अब मैंने ये तो लिख दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मान लो अगर इनकी कुछ पावर वगैरह भी आ रही होगी, तो मैं लिखूंगा h टू द पावर a और g टू द पावर b। ये a b लिखने का बेटा क्या फंडा है? अरे जरूरी थोड़ी ना है कि पावर 1 पे ही डिपेंड करे, हो सकता है किसी और पावर पे डिपेंड कर रहा हो, तो a b मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को लिख इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि हम इसका प्रोडक्ट फॉर्म का रिलेशन दे रहे हैं, और फिर हम जब 1 2 को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद मेरे को मिल जाएगा t डायरेक्टली हो जाएगा h टू द पावर a g टू द पावर b, मिल गया। अब आप डायरेक्टली को हटा लेंगे तो आ जाएगा t इक्वल टू k टाइम्स h टू द पावर a और g टू द पावर b, ये मिल गया, ठीक है। अब क्या करने वाला हूं मैं, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा, जो कि मैंने आपको सिखाया है कैसे लिखते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0, ओके, l0 और आ जाएगा t टू द पावर 1। k मुझे पता नहीं है तो k को आप एज इट इज लिख देंगे, और h का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, h तो लेंथ है, ठीक है, m0 l टू द पावर 1 एंड t टू द पावर 0। बहुत अच्छे। g लिखेंगे, g बेटा क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वो सिंपल एक्सेलरेशन ही है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? lt माइनस 2। वेल, इन सबको हम कंबाइन करके लिख लेते हैं क्योंकि हम कंबाइन कर सकते हैं।
जैसे देखिए तो m यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है, तो m को आप हटा सकते हैं। अच्छा, इनकी पावर में क्या था, पावर्स आर इंपॉर्टेंट, वी कांट नेग्लेक्ट देम। a पावर है और ये b पावर है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो l की पावर जहाँ 1 है ये a से मल्टीप्लाई होके l टू द पावर a हो जाएगा, और ये हो जाएगा l टू द पावर b, तो यहाँ पे आ जाएगा l टू द पावर a प्लस b, ठीक है। मैं स्प्लिट कर लूंगा, m का तो 0 था तो 0 तो खत्म ही हो जाएगा, है कि नहीं। 0 मतलब किसी की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके, l टू द पावर a प्लस b, नाइस। मूव टू नेक्स्ट। t टू द पावर 0 था तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आ जाएगा t टू द पावर माइनस, कितना बचेगा बेटा, देखिए ये आ जाएगा -2b, ठीक है। अब आप इधर देखें तो इधर आपको मिल जाएगा m0 तो इसको भी आप हटा लीजिए, आ जाएगा l0 t टू द पावर 1। अब यहाँ से आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे। कंपैरिजन कुछ ऐसा होता है इसका कि अगर यहाँ l की पावर 0 है और यहाँ पे l की पावर a प्लस b है, तो ये है कि a प्लस b का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यही चीज आपको समझना है। तो आप यहाँ से इक्वेशन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, a प्लस b इक्वल टू 0, पहला आ गया। और दूसरा इक्वेशन आप निकाल लेंगे कि t की पावर 1 है लेकिन यहाँ t की पावर -2b है, तो -2b को इक्वल होना पड़ेगा किसके, 1 के, ये, ठीक है। तो फ्रॉम हियर यू कैन इजीली कंप्यूट b इक्वल टू -1/2, क्या मिला, b इक्वल टू मिल गया आपको -1/2। और सिंस a जो है a प्लस b 0 है, तो यहाँ a किसके इक्वल आ गया, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू, हाँ बेटा बहुत अच्छे, a इक्वल टू -b आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि जो b की वैल्यू है -1/2, अगर हम a का देखेंगे तो a कितना हो जाएगा, प्लस का 1/2, ठीक है। अब हमें a मिल गया और b मिल गया, फिर से हम अपने प्राइमरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। ये है हमारा प्राइमरी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन को आप देखिए वहां से, और सबका जो पावर आया है रख दीजिए। तो आया है k h टू द पावर, वेल मुझे तो a चाहिए, a1/2 आया है, a1/2 आया है, ओके। और g चाहिए, g पे b था -1/2 आया है, g पे -1/2 आया है। ये जो बेटा पावर्स होती है ना 1/2 वगैरह, इसका मतलब तो आप समझते ही होंगे कि ये रूट पावर होती है। तो ये आ जाएगा k रूट h और माइनस ये अपॉन में आ जाएगा ये। तो यहाँ से आपको एक वैल्यू पता चल जाएगा, t इक्वल टू अंडर रूट, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के बाहर है और आ जाएगा h अपॉन g, ये आ जाएगा ये। अब बेटा देखेंगे आप इसमें तो आपको इस k का वैल्यू पता करने का कोई जरिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन का डिडक्शन है वो तो हम कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिसन केयरफुली। इक्वेशन का डिडक्शन इफ इट इज इन प्रोडक्ट फॉर्म लाइक दिस, जैसे ये प्रोडक्ट के फॉर्म में था, मैंने लिख लिया, कर लिया, तो डिड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन फाइनली जो ये कांस्टेंट टर्म आता है ना, इसकी वैल्यू बताना मुश्किल होता है, ठीक है, इसको हम नहीं बता सकते। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो करने के लिए तो मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ, और जो हम काइनेमेटिक्स में 9th में यूज करते थे, देख लीजिए कुछ इससे आपका होगा, चला नहीं जाएगा। देखिए s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ठीक है। आपने s की जगह h रखा है तो आप h रख सकते हैं, जो चीज है वो ऊपर से ड्रॉप की गई है, नीचे गिर रही है, और जब आप किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो उसका u जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2 a, नीचे की तरफ जो एक्सीलरेशन होता है वो, ठीक है, ये g, और टाइम t स्क्वायर। अब आप यहाँ से यही टाइम कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 2h, और ये नीचे आ जाएगा g, और इन सब पे लग जाएगा रूट, तो आ जाएगा t। ये बात कितनों को नहीं समझ में आई, अगर देखो ये आपको नहीं समझ में आया तो परेशान मत होइए। फिर यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमें एक फैक्टर मिला है √2 का, अगर नहीं समझ में आए तो परेशान नहीं होना है। यहाँ पे हमको ये लिखना होता है लाइन कि इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड k इक्वल टू √2, k का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2। तो जैसे आप इसमें √2 अंदर पुट करोगे तो आ जाएगा t इज इक्वल टू 2
√2h/g। जी आपको टाइम पता चल जाएगा। तो देखिए मैंने दो तरीके से इसको निकाला, एक तो मैंने इक्वेशन का यूज करके जो कि करेक्ट था, और दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के बाद निकाला। प्रोडक्ट फॉर्म में क्या वीकनेस आती है बेटा, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये आपको या तो पहले से पता होना चाहिए, और या फिर आप इस कांस्टेंट टर्म को नहीं पता कर पाएंगे। तो यही इसकी वीकनेस है। अगर कोई पूछे कि रिडक्शन ऑफ इक्वेशन में डायमेंशनल फार्मूला प्रॉपर्ली वर्क करता तो है, लेकिन एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, वो पॉइंट बताओ। तो वो पॉइंट क्या होगा, जब हमें कांस्टेंट टर्म पता करना होता है तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं बता पाता। वेल चलिए, आई होप अभी तक आपको ये सब समझ में आ रहा होगा और आप मेरे साथ में नोट कर रहे होंगे। तो अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में भी मिलेंगे कई सारे, वहां पे आप जाके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और फिर मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल वाला है, नहीं समझ में आता है, तो आप डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट फोटो क्लिक करके आप सेंड कर दीजिए, उसका हम वीडियो बना देंगे या आपको सोल्यूशन दे देंगे, और अच्छा सा बेहतर सा जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट की वीकनेस में फिर से बोलता हूँ कि कांस्टेंट जो आता है के जो होता है यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ा सा जान लें कि ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट हमें करना क्या जरूरत थी भाई करने का। तो याद करिए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि जो यूनिट्स होती हैं वो MKS, CGS, याद आ रहा है ना, SI। ओके, तो इस तरीके की यूनिट्स हैं। तो अगर मुझे एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे स्विच करना है ना, तो स्विच करने के लिए भी डायमेंशनल फार्मूला इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक बढ़िया तगड़ा सा रोल इसका होता है। तो यूनिट का कन्वर्जन करने के लिए हमें एक क्वेश्चन लेना है, और ये क्वेश्चन जो है HC वर्मा से मैं चूज करूंगा ये क्वेश्चन। तो लेट मी सी द क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन इज, आपको कन्वर्ट करना है हाउ मैनी, क्वेश्चन है हाउ मैनी CGS प्रेशर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है, क्वेश्चन इज सिंपल, यही आपको करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, थोड़ी प्राइमरी नॉलेज इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहला इसने CGS दे रखा है और दूसरा दे रखा है पास्कल। तो ये दोनों ही किसके यूनिट हैं, प्रेशर की। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि प्रेशर का हम डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर लें। तो आप अपनी कॉपी पे करिए और या फिर यहाँ देखिए बोर्ड पे फोकस करिए। जो प्रेशर का सिंपल फार्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और फोर्स होता है MLT-2, और एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा या समथिंग, लेकिन जो भी होगा डायमेंशनल फार्मूला के हिसाब से L² मिलेगा। आप L² को ऊपर भेज लें तो आपको क्या मिल जाएगा, ML-1T-2। ये आपको इसका क्या मिलता है, डायमेंशनल फार्मूला मिलता है। ठीक है, आप इसी डायमेंशनल फार्मूला के हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे। किसका अरेंजमेंट करेंगे, 1 पास्कल का। लिखेंगे आप यहाँ पे 1 पास्कल, और ये जो पास्कल है ये SI यूनिट है। ठीक है, कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है। तो SI यूनिट में जब हम M को मेजर करते हैं यानी कि मास को मेजर करते हैं तो kg में होता है। वेरी नाइस, kg टू द पावर 1। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं SI के हिसाब से, तो मीटर टू द पावर -1। ये सबसे आसान तरीका है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। इसका बहुत एक फॉर्मूला भी दिया होता है, और वो फॉर्मूला ऐसे ही सिंपल टेक्निक से जनरेट किया जाता है, बट दैट इज टू मच कंफ्यूजियस। और आप जो है अगर सच में लर्न करना चाहते हैं, ठीक है, फिजिक्स को ऐसे लर्न करना चाहते हैं कि आप रट्टा ना मारे, तो अगर आप वैसे ही फॉर्मूले इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप आज ही से फॉर्मूला अगर रटना शुरू करोगे तो मुश्किलें आपके लिए होंगी। तो सिंपल टेक्निक यही है इसका करने का, और ये एक तरीका है जिससे कि आप एकदम बेहतर तरीके से इसको हमेशा के लिए अपने जहन में उतार पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। सो kg टू द 1 and M-1 t टाइम
टाइम SI यूनिट में क्या होता है बेटा, सेकंड में करते हैं। वेरी नाइस। तो आप लिखेंगे s टू द पावर -2। ये आप ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं ना। वेल अब आपको इसको CGS प्रेशर में करना है, तो चलो लिख लीजिए 1 CGS 1 CGS प्रेशर। देखो पहला चीज ये बोलता है कि CGS मतलब सेंटीमीटर, इस बंदे को किस में होना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, ठीक है, इसको आना पड़ेगा सेंटीमीटर में। ग्राम, इसको केजी को इसको आना पड़ेगा ग्राम में, लाते चलो भाई, और क्या। और S सेकेंड, लो सेकेंड के साथ कोई लोचा नहीं। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को 1 2 कर लूंगा। इसको मैं 1 करूंगा और इसको मैं 2 करूंगा, और दोनों ही इक्वेशन को एकदम प्रॉपरली ऐसे डिवाइड कर लूंगा एकदम तमीज से कि केजी के नीचे ग्राम आए, मीटर के नीचे सेंटीमीटर आए, सेकंड के नीचे सेकंड आए, ऐसे ही मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, सो दैट यूनिट का कोई लोचा ना हो, ठीक है। क्या लिखा है, हाउ मेनी CGS प्रेशर इज इक्वल टू 1 पास्कल, वही तो बात है। वेल चलो ठीक है, तो लेट अस सी, इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे दोनों को, इधर हम रख लेंगे अपना 1 पास्कल और इधर रख लेंगे 1 CGS प्रेशर। मैं पास्कल को यहाँ P से लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। और इधर आप लिख लेंगे केजी डिवाइडेड बाय ग्राम पावर 1, मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर पावर -1, और सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड पावर -2। देखिए इसमें आपको क्या चीज़ें कटती दिख रही हैं, ये चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन केजी और ग्राम यहाँ पे ज़रूरी है कि आप इसको लिख लें। कितना, 1000 ग्राम लिख लें एंड डिवाइडेड बाय ग्राम पावर 1। इधर आप मीटर को लिख लें 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर और -1, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल। यहाँ पे इनवर्स लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 1000 अपॉन 100। तो आप 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे तो 10। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 CGS प्रेशर, ठीक है। और ये रहा आपका आंसर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक फिर से आपको छोटा सा रिकैप देता हूँ इसका, ठीक है। रिकैप जरूरी है। सबसे पहला काम को क्या करना है, डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है उस बेस यूनिट पर जिस पे हम काम करने वाले हैं। हमने प्रेशर पे काम करना था, तो मैंने प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, जो 2 यूनिट्स दी होंगी, 2 यूनिट्स को मुझे इसी डायमेंशन फार्मूला के हिसाब से ऐसे अरेंज कर लेना है। तो मैंने क्या किया, पास्कल SI यूनिट है तो मैंने केजी मीटर और सेकंड अरेंज कर लिया। दूसरा काम मैंने CGS के लिए भी वही किया, ग्राम सेंटीमीटर और इसको भी अरेंज कर लिया, लेकिन हमें पावर मेंटेन रखी जैसे कि हमने डायमेंशन फार्मूला में निकाला है, ठीक है। फिर क्या किया, मैंने दोनों को डिवाइड कर लिया। दोनों को डिवाइड करने पे देखिए मुझे क्या मिला, ये सॉल्व करने के बाद मुझे मिल गया 1 पास्कल इक्वल्स टू 10 CGS प्रेशर। सो गाइस ये ऐसे करते हैं। सो मैंने 3 टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया है, एंड इफ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक यू कैन simply Instagram me, and so this is the end of the video. See you in the next one. Okay.